नेपाल में काहे का विवाद। आप जपते रहिए, नेपाल से हम अलग नहीं, हमारे खून का संबंध है, सांस्कृतिक विरासत समान है, रोजी बेटी का रिश्ता है, लेकिन सियासत की जमीन पर उपजा विवाद इससे हल नहीं होने वाला। ऐसे किसी जाप से बचने की चाहत से दूर की चाल चलने वाले दुश्मन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर तब जब वह खामोशी से आपको डिप्लोमेसी के मैदान में शाहरुख खाने चित कर गया हो। नेपाल जब आंखें तरेर रहा है, भारत के हिस्से को अपने मानचित्र में अपना बताकर दिखा रहा है, भारतीय सेना के गोरखाओं को भड़काने की कुटिल चाल चल रहा है, इस आड़े वक्त में सब ठीक हो जाएगा कहकर खुद को दिलासा देना बिल्ली को देख कबूतर के आंख बंद कर लेने जैसा है। हंगामा क्यों बरपा है, हुआ क्या है, इस पर फोकस करने से पहले थोड़ी इतिहास की बात करें, क्योंकि भविष्य का रास्ता इतिहास के गर्भ से ही निकलता है। बात 204 साल पुरानी है। 1816 में अपने राजकाज को निर्बाध रखने के लिए चतुर अंग्रेजों ने प्रतापी गोरखा विद्रोहियों को मजबूत संधि से बांध लिया। नाम दिया सुगौली संधि। इस संधि में ही विषाद की जड़ है। नेपाल कह रहा है कि संधि से पहले उसके प्रभाव का दायरा बड़ा था। भारत भलमनसाहत में कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा कि सुगौली संधि में उसके साथ भी कपटी अंग्रेजों ने अन्याय किया था। उसके महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों को नेपाल के हवाले कर दिया था। वहाँ के लोगों को इस संधि का हर्जाना हाल के वर्षों तक चुकाना पड़ा। भला हो लोकतंत्र के पक्ष में बही हवा और लोकतांत्रिक सुधारों का कि नेपाल की आबादी के दबाव में भेदभाव की नीति वहाँ से खत्म होती दिख रही है। इतिहास गवाह है कि मौजूदा बिहार की सुगौली में हुए इस संधि में बिहारियों के साथ ही अन्याय हो गया। उस संधि में अंग्रेजों ने आज के उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल और पूरब के सिक्किम और गोरखालैंड की मांग के केंद्र में शामिल दार्जिलिंग को गोरखा आक्रांताओं से मुक्ति दिला दिया। उसे ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। लेकिन उस वक्त मिथिला, भोजपुर और कथित अवध प्रांत के पूर्वजियों की बात मजबूती से रखने वाला कोई नहीं था। लिहाजा मिथिला, भोजपुर और अवध का बहुत बड़ा इलाका नेपाल के हिस्से में चला गया। संधि के खिलाफ आशंका थी कि मिथिला मुखर होकर सामने आएगा। उसका जुगाड़ अंग्रेजों ने पहले ही कर लिया था। वहाँ के राजा को इंग्लैंड परस्त महत्वाकांक्षा ने ब्रिटिश सल्तनत के साथ बांध रखा था। तथ्य है कि संधि पर चुप रहने की एवज में ब्रिटिश प्रतिनिधि विलियम वेंटिक ने 1816 में ही मिथिला नरेश आनंद किशोर सिंह को महाराजा बहादुर का दर्जा दिया। इससे खुश महाराजा बहादुर ने मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी जनकपुर, विराटनगर और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु समेत कई इलाके को नेपाल के साथ रह जाने दिया। नेपाल के साथ रह गए मिथिला के लोग ठगे रह गए। मिथिला के अलावा आज भोजपुर और अवध के लोग जिस अलग प्रांत की बात कर रहे हैं, पता नहीं उनको कचोटता है या नहीं कि काश उनके प्रतिनिधि इतिहास में भी इतना ही सक्रिय रहते। कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम, दार्जिलिंग की तरह उनके लिए भी कोई कहने वाला रहा होता, तो तब गोरखा शून्य आबादी वाले तराई का इलाका नेपाल के साथ नहीं जाता। सुगौली संधि की वजह से नेपाल के साथ रहने को मजबूर किए गए तराई के लोगों के लिए अंतहीन भेदभाव की कहानियां हैं। भारत और नेपाल के मध्य फंसे इन लोगों ने कालांतर में खुद को मधेशी कहलाना पसंद किया। मधेश के इन लोगों के साथ राजधानी काठमांडू में बसे लोगों ने जमकर भेदभाव किया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मधेशियों के साथ मवेशियों जैसा व्यवहार होता रहा। मधेश के लोगों के लिए 1950 तक काठमांडू घाटी में प्रवेश करना मुश्किल था। उसके लिए परमिट दिया जाता था। परमिट के बिना घाटी में प्रवेश करने वाले को मुख्य कानून छा के तहत कठोर दंड का भागी बनना पड़ता था। भारत की आज़ादी के साथ मधेश के लोगों के लिए भी आज़ादी की ललचाई भावना जगी। अमानवीय अपमान और जलालत की जिंदगी से उबरने की आस जगी। नेहरू काल में उनका रास्ता निकला। नेपाल के राजा त्रिभुवन को रांची के नेपाल हाउस में बुलाया गया। मधेसियों के साथ सौतेले व्यवहार की बात याद दिलाई गई और बदलने को कहा गया। तदंतर में चरणबद्ध तरीके से बदलाव आया। हालात बदलने में नेपाली मूल के लोगों की तुलना में मधेसियों की ज़्यादा आबादी ने कारगर काम किया।
परमिट के जरिए मध्यस्थीयों के काठमांडू घाटी में प्रवेश की प्रथा खत्म हो गई। मौजूदा हालात में सुगौली संधि वैसे ही हड़बड़ी में की गई संधि लगती है जैसा 1984 में ब्रिटेन ने हांगकांग को छोड़ते वक्त चीन के साथ किया था। चीन ने उस संधि को तोड़ते हुए हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करने का एक तरफा फैसला हाल में किया है। उसके खिलाफ पूरा हांगकांग आंदोलित है। इस आंदोलन को ब्रिटेन, कनाडा और अब अमेरिका का पूर्ण समर्थन हासिल है और लगता है कि चीन वहां जाकर फंस गया है। इसी तरह सुगौली संधि के आड़ में नेपाल ने नया फसाद खड़ा किया है। इसके पीछे चीन के हाथ होने की आशंका भरा सेना प्रमुख का बयान पूरी तरह जायज है, लिहाजा इसका अंत नहीं लगता। 204 साल पुरानी इस बात को जमीन तले दबाकर रखा गया था। इसे भारत बहुत हल्के में लेता रहा था। शने शने डिप्लोमेसी टाई उसकी फिस होती रही, सियासत पर पकड़ शिथिल पड़ती रही, परवाह करने वाले लोग किनारे लगते गए और तब जाकर अब यह बड़ा बवाल फन काढ़े बाहर निकल आया है। बिल में बवाली आका चीन ने लगातार पानी भरने का काम जारी रखा है। हमारी डिप्लोमेसी चीन के खेमे में आते जाते रहे नेपाली नेताओं को खुश रखने की तात्कालिक नीति पर केंद्रित रही, जबकि चीन बड़ा मंसूबा पालता रहा और अब यह काम हमें फंसा गया है। नए नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव की कहानी 1991 में शुरू हुई। तब चीन की दखल पर कम्युनिस्टों ने आपस में हाथ मिलाया। दो बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों ने नेपाली कांग्रेस को टक्कर देने के लिए एक साथ होने का फैसला किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी का जन्म हुआ। इस खेल में नेपाल के शाही घराने और भारतीय कम्युनिस्टों का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि शाही घराना नेपाली कांग्रेस के लोकतंत्र के प्रति उग्र आग्रह से परेशान था। नेपाली कांग्रेस की वजह से शाह को अपने डोलते तख्त का एहसास होने लगा था, इसलिए वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेपाली कांग्रेस के मजबूत विकल्प की तैयारी में थे। तो दूसरी ओर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं में दुनिया में लाल सलाम बोलने वालों की तादाद बढ़ाने की जिद थी, इसलिए उन्होंने नेपाल में घूम कर कम्युनिस्ट पार्टी के विस्तार में मदद की। सही अर्थों में यह नेपाल की राजनीति में चीन के प्रभावी दखल की शुरुआत थी, जो दबते थमते उफन कर खड़ी हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदरूनी राजनीति में दिग्गजों को किनारा लगाने में मृदुभाषी केपी ओली बड़े खिलाड़ी साबित हुए। चीनी अर्थनीति के प्रखर विरोधी उग्र वामपंथी नेता पुष्प दहल कमल प्रचंड की राजनीति को उन्होंने तेल लगा दी। बाबूराम भट्टराई को बचकानी डिप्लोमेसी खा गई। ओली ने कॉमरेड माधव नेपाल और झलनाथ खनाल जैसे यूएमएल के खुर्राट नेताओं को घर में सोने को मजबूर कर दिया। कम्युनिस्टों ने गरीब नेपाल पर मजबूत पकड़ बना रखी है और हवाई नेपाली कांग्रेस के नेताओं को ठिकाने लगा रखा है। मुख्य धारा की राजनीति में अब उनके लौटने की बात दिवा स्वप्न जैसी होती जा रही है। नेपाली सियासत में आज का सच है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी का राज है। उनके नेताओं का चीन से बरसों पुराना गहरा नाता है। कॉमरेड केपी ओली प्रधानमंत्री और उनकी साथी कॉमरेड विद्या भंडारी राष्ट्रपति हैं, बाकी उनके पिछलग्गू हैं। कॉमरेड ओली ने जिस तरह तब के प्रधानमंत्री माधव नेपाल और झलनाथ खनाल के साथ आंतरिक चुनौती पेश की थी, वैसी चुनौती उनके जीते जी उनके आगे कोई पेश कर पाएगा ऐसा नहीं दिख रहा। ऐसे में भारतीय राजनीतिकों के लिए किस पर भरोसा करें किस पर नहीं, यह दुविधा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। फिर भी डिप्लोमेसी में सब कुछ संभव है, लिहाजा हमें उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब भारत की राजनीति और कूटनीति नेपाल में एक बार फिर बुलंद हो। धन्यवाद।